हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। बच्चों, आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक से अध्याय 10 का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। केवल जो खास पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे समझने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय का नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव, इलेक्ट्रिकल करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। सबसे पहले हम विद्युत अवयवों के जो प्रतीक हैं, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इसे समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में जो जो अवयव होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके प्रतीकों को पहले समझते हैं। ये एक विद्युत सेल है ना, इलेक्ट्रिक सेल है। किसी भी सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं और इस तरह से सेल के द्वारा जो है केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट करने में किया जाता है। सेल को हम इस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक लंबी रेखा है और दूसरी तरफ जो है एक पतली और मोटी रेखा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पतली रेखा होती है, ये धन टर्मिनल यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसे प्रदर्शित करती है। और ये छोटी तथा जो मोटी यहाँ पे रेखा आप देख पा रहे हैं, ये निगेटिव टर्मिनल या ऋण टर्मिनल को प्रदर्शित करती है। जैसे ये मान लिया जाए सेल है, इसका ये पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, ये वाला भाग, और ये निगेटिव वाला भाग होता है। ठीक है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा, ये जो लंबी रेखा है, ठीक है, ये क्या करती है, धन टर्मिनल को, तथा जो छोटी व मोटी रेखा है, अब ये छोटी तथा मोटी रेखा जो होती है, ये जो है ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। तो ये वाला हमारा ऋण है, ये माइनस है, और ये वाला क्या है, प्लस है। ठीक है, दूसरा है विद्युत बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इसका प्रतीक इस तरह से होता है। आप चाहें तो इसे इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा बनाना है और फिर यहां से एक गोल सा इस तरह से बना के बल्ब को प्रदर्शित करना है। ये इसका फिलामेंट है और यहां से दो कनेक्शन निकल रहे हैं, दो वायर निकल रहे हैं। तो ये बल्ब का प्रतीक होता है। आगे है स्विच ऑन स्थिति में। तो जब स्विच ऑन दिखाना होगा तो आपको इस तरह से बनाना है, उसका सिंबल इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये स्विच ऑन की स्थिति में है, ये ऑन है। और जब इसे ऑफ की स्थिति में दिखाना होता है तो इस तरह दिखाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से देखिए डिस्कनेक्ट है, एक दूसरे से अभी कनेक्ट नहीं है, तो ये ऑफ स्थिति में है। तो स्विच को जब ऑफ की स्थिति में दिखाना है तो आप इस तरह से दिखाएंगे, इस प्रतीक द्वारा, इस सिंबल द्वारा। और स्विच जब ऑन की स्थिति में आपको दिखाना है तो आपको इस तरह से दिखाना है। आगे हम बात करेंगे बैटरी। बैटरी क्या होता है, ये एक सेल है। आप यहां पे देखिए, ये एक सेल है। ठीक है, और सेल का काम क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। जब हम दो या दो से अधिक सेलों को इस तरह से मिलाते हैं, जिससे जो है ये और पावरफुल एनर्जी जनरेट करने लगे, है ना, दो या दो से अधिक सेलों का इस तरह से समायोजन करना कि एक का पॉजिटिव जो है दूसरे के निगेटिव के साथ मिले, है ना, तो ये जो है बैटरी का निर्माण करता है। इसे ही हम बैटरी कहते हैं। जितना ज्यादा यहाँ पे सेल हम यहाँ पे ऐड करते जाते हैं, उसकी पावर जो है क्या होती है, बढ़ती जाती है। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या दो से अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। और किसी भी विद्युत परिपथ में वायर को इस तरह से दिखाते हैं। जस्ट आपको एक लाइन ऐसा खींच लेना है, ये संयोजित तार या जो सर्किट में यूज होने वाला जो वायर होता है, उसको प्रदर्शित करता है। बच्चों, हम बैटरी का उपयोग जो है कई प्रकार के उपकरणों या युक्तियों में करते हैं, जैसे टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी रिमोट कंट्रोल इत्यादि में। और यहाँ पे आप दो सेलों की बैटरी देख पा रहे हैं, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट है ना, और इस तरह से यहां से आपको माइनस लेना है और यहां से प्लस वायर लेना है।
ये 4 सेलों की बैटरी है और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रकार की युक्तियों में सेलों को समायोजित कर इस प्रकार से ही बैटरी बनाया जा सकता है। आप चाहें तो इसको अलग अलग तरह के होल्डर के मदद से जो है अलग अलग तरह से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अब मान लिया जाए अगर इस तरह से समायोजन ना हो तो आप कैसे करेंगे? बैटरी बनाने के लिए 2 सेलों का एक साथ संयोजित करना। यहाँ पे देखिए जैसे ये माइनस है, इसका प्लस फिर किसी वायर के थ्रू जो है इसके माइनस से जोड़ दिया गया है और इस तरह से ये एक पॉजिटिव वायर आपके पास है और ये एक निगेटिव वायर है। इस तरह से आप कर सकते हैं। या नहीं तो देखिए यहाँ पे निगेटिव वाले को ऊपर रखा गया है और इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव जो है यहाँ पे देखिए मिला दिया गया है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से आपको पॉजिटिव मिल जाता है और यहाँ से निगेटिव मिल जाता है। तो कई तरह से जो है इसका समायोजन हो सकता है। आप कुछ सेल होल्डरों की बात करें तो यहाँ पे देखिए सेल होल्डर आप देख पा रहे हैं, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। इसे आप खुद से भी बना सकते हैं, एक रबड़ की मदद से जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा? लकड़ी के एक गुटके, लोहे की 2 पत्तियां तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ जो है क्या है, लोहे की 2 पत्तियां हैं और इसको रबड़ की मदद से हमने जो है इस तरह से जोड़ लिया है और इनके बीच में जो है 2 सेलों को इस तरह से समायोजित किया है कि एक का प्लस जो है दूसरे के माइनस से मिला हुआ है। और इस तरह से यहाँ पे ये जो लोहे की पत्ती है इसमें से एक वायर निकल रहा है माइनस का और ये जो दूसरी पत्ती है जो प्लस वाले टर्मिनल से मिला हुआ है, धन टर्मिनल से मिला हुआ है, यहाँ से एक वायर निकल रही है जो पॉजिटिव वायर है। और इस तरह से यहाँ पे समायोजित करके हम इससे जो इलेक्ट्रिक जनरेट हो रहा है उसके उपयोग से आप चीजों को चला सकते हैं, बल्ब को जला सकते हैं। इस प्रकार के भी होल्डर हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्प्रिंग लगा हुआ है, माइनस वाला यहाँ से रहेगा और ये कनेक्टेड है देखिए एक मेटल के साथ ही यहाँ पे प्लस के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस और ये माइनस है और इस तरह से एक बैटरी आपको ऐसे रखना है, यहाँ देखिए, और इस तरह से एक सेल आपको इस तरह से लगा देना होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आपको सेल ऐसे लगाना है, इस तरह से लगा दिया है। अब क्या है, यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव है और यहाँ पे एक निगेटिव है। अब यहाँ का ये और ये जो है कनेक्टेड हो जाता है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है ऐसा, और अब यहाँ से जो है 2 वायर निकल जाते हैं, एक यहाँ से प्लस वाला वायर और एक यहाँ से माइनस वाला वायर, ठीक है। ये देखिए इस तरह से भी समायोजन हो सकता है। यहाँ पे एक निगेटिव है और यहाँ से एक पॉजिटिव यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह से जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इस तरह से जब यहाँ पे एक निगेटिव रह जाता है और ये एक पॉजिटिव रह जाता है, यहाँ से दोनों वायर निकल गया। तो इस तरह से भी होल्डर हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ऐसा ही आपको रखना होगा, कहीं कहीं पे इस तरह से भी रह सकता है। लेकिन ये एक तरफ का ऑलरेडी वो लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं किसी मेटल के थ्रू और यहाँ से 2 ही टर्मिनल जो है आपका एक पॉजिटिव रह जाता है और एक निगेटिव रह जाता है, जिससे हम परिपथ को आगे चला सकते हैं। वाहनों तथा ट्रकों के अंदर जो बैटरी इस्तेमाल होती है, इसके अंदर भी सेलों को जो है मिला करके इस बैटरी को बनाया जाता है। इसमें भी जो सेल होते हैं, एक का प्लस दूसरे के माइनस से मिला करके इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और ये ऑटर शेप उसका होता है, जहां पे आपको एक प्लस और एक माइनस मिलता है। लेकिन इसके अंदर भी विभिन्न प्रकार के सेल होते हैं और उन्हें भी प्लस माइनस करके समायोजित किया गया होता है। आगे यहाँ पे आप एक विद्युत परिपथ देख पा रहे हैं, जिसमें आपको एक सेल दिख रहा होगा, एक स्विच है और एक विद्युत बल्ब है, जो इन 2 वायरों से इसकी परिपथ पूरी हो रही है। एक तो है यहाँ से डायरेक्ट धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इस वाले पार्ट में, कहाँ पे, इस वाले पार्ट में जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो है ऋण टर्मिनल से होते हुए पहले स्विच में आता है और स्विच से होते हुए ये वायर जो है यहाँ पे आके चिपका हुआ है। इस तरह से जैसे ही स्विच ऑन की पोजीशन होती है तो परिपथ पूरा हो जाता है। एक वायर यहाँ से इसमें जुड़ा हुआ है और दूसरा स्विच ऑन की स्थिति में जो है यहाँ से नीचे से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से परिपथ पूरा होने के कारण जो है विद्युत बल्ब क्या है, दीप्तमान है। इसे हम आरेख द्वारा इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सेल है, ये क्या है हमारा, ये सेल है, ठीक है।
यहां से जो है ये पॉजिटिव निकल रहा है, ये पॉजिटिव, ये जो लंबा वाला रेखा है ये पॉजिटिव वायर है और ये क्या है, हमारा नेगेटिव वायर है। यहां से दो वायर है, एक तो सीधा जाकर के बल्ब में जुड़ा हुआ है ना, एक भाग से, और दूसरा जो है यहाँ पे स्विच से होते हुए बल्ब के दूसरे वाले जो कनेक्शन का पार्ट होता है वहां से जुड़ा हुआ है और स्विच ऑन की स्थिति में है। तो यहाँ पे ये परिपथ पूरा हो चुका है, तो बल्ब जो है दीप्तमान है, प्रकाशित है, जल रहा है। और इस परिपथ में देखिए यहाँ पे स्विच जो है अभी ऑफ की स्थिति में है, ये ऑफ है, स्विच ऑफ है। ये आपका सेल है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सेल से निकला हुआ है, ये बल्ब है आपका। लेकिन यहाँ पे स्विच चूंकि ऑफ की स्थिति में है, यहाँ पे देखिए ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। इस स्थिति में अभी परिपथ पूरा नहीं होने के कारण जो है बल्ब जो है ये प्रकाशमय नहीं है, दीप्तमान नहीं है। तो ये परिपथ ओके है, लेकिन स्विच ऑफ की स्थिति में जैसे ही ये इससे जुड़ेगा तो सर्किट जो है, परिपथ जो है पूरा हो जाएगा और इस प्रकार जो है बल्ब जलने लगेगा। और बच्चों, बल्ब के अंदर जो है एक पतला सा तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है यानी प्रकाशमय होता है जब इससे विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है यानी कि इसका फिलामेंट अगर टूट जाता है तो बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है और इस तरह से वो जलना बंद कर देता है। आगे है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप में आपको क्या करना है, चित्र 10.10 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाना है और लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 किलो के बीच बांधना है। यह नाइक्रोम का तार आपको कहां से मिलेगा, जहां कहीं भी इलेक्ट्रिकल दुकान होगा, जहां पे मरम्मत का काम होता है, रिपेयरिंग का काम होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस का, तो वहां पे आप उस दुकान में जा सकते हैं, वहां आपको नाइक्रोम का जो है तार मिल सकता है। या फिर आप किसी इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है घर में, उसके बेकार जो तापन अवयव होते हैं, जो उसका फिलामेंट होता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपको इसके अनुसार जो है परिपथ बनाना है। यहाँ पे 2 कील के बीच में एक नाइक्रोम का तार इस तरह से बांध दिया गया है और यहाँ पे सेल है जिससे एक पॉजिटिव वायर निकल करके इस कील तक आ रही है और जो निगेटिव वाला वायर है स्विच से होते हुए इस कील तक कनेक्टेड है। अभी तो यह स्विच ऑफ की स्थिति में है, जब आप अभी इसे आसानी से छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल आपको मालूम पड़ेगा। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये सेल से जो है धारा प्रवाहित होने लगेगी, परिपथ पूरा हो जाएगा और इस तरह से ये नाइक्रोम का तार जो है धारा प्रवाहित होने के कारण गर्म हो जाएगा। स्विच ऑन की स्थिति में आपको इसे छूना भी नहीं है। फिर आप कुछ सेकंड तक इसे ऑन रखने के बाद ऑफ कर लें और जाकर अब आप नाइक्रोम के तार को छू सकते हैं। इससे आपको ये थोड़ा हीट मालूम पड़ेगा, गर्म मालूम पड़ेगा। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जब किसी तार से कोई धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र यानी कि इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता हो? ऐसे साधित्रों की एक सूची बनाइए। तो हमारे घरों में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस इस्तेमाल होते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग करके जो है हम उसे इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो आयरन ले लें आप कपड़ों में इस्त्री करने के लिए, इलेक्ट्रिकल आयरन जो होता है, या फिर इलेक्ट्रिकल केटल चाय कॉफी पीने के लिए, गर्म पानी के लिए। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल आज काफी ज्यादा होने लगा है ना। इसके अलावा गीजर ले लें आप, जो इलेक्ट्रिकल रॉड आता है ठंड के दिनों में पानी को गर्म करने के लिए। साथ ही साथ रूम हीटर
या फिर खाना बनाने के लिए जो हीटर होता है, इन सब में जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का ही उपयोग करके इन एप्लियंसेस को बनाया जाता है। यहाँ पे आप विद्युत आयरन का तापन अवयव देख पा रहे हैं, जो कि इंटरनल पार्ट में ये होता है। और आयरन के अंदर जो तापन अवयव होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। इसके अंदर जो है 80% निकेल और 20% जो है क्रोमियम होता है। नाइक्रोम एक प्रकार का क्या है, मिश्रण होता है ना, अलॉय होता है जिसमें निकेल और क्रोमियम होता है। यहां आप देख पा रहे हैं विद्युत बल्ब का दीप्त तंतु। यहाँ पे जो फिलामेंट है, देखिए ऑलरेडी क्या है, ये बल्ब अभी जल रहा है, प्रकाशमय है। तो यहाँ पे आप दीप्त तंतु को देख पा रहे हैं। ये फिलामेंट है, जैसे ही ये टूट जाता है तो इससे धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है और बल्ब जो है जलना बंद हो जाता है, या फिर स्विच ऑफ की स्थिति में ये प्रकाशमय नहीं होता है। कुछ साल पहले तक जो है प्रकाश के लिए जिन विद्युत बल्बों का उपयोग होता था वो इसी प्रकार का कुछ दिखाई देता था, और इनमें बिजली की खपत जो है काफी ज्यादा होती थी। और धीरे धीरे जो है मार्केट में CFL का टाइम आ गया, CFL बल्ब आने लगे, और CFL बल्ब जो है कुछ इस तरह के दिखाई देते थे, है ना। ये पुराने बल्ब हैं, और ये फिर CFL ने जो है उसका स्थान लिया। और CFL बल्ब में जो है जो ट्रेडिशनल बल्ब होते थे कांच वाला, उससे थोड़ा कम विद्युत का खपत होता था। और आज के टाइम में CFL बल्ब भी जो है बहुत रेयर यूज होते हैं, और आज जो है हमारे घरों में LED बल्ब जो है ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और LED बल्ब जो होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में विद्युत की खपत करते हैं। इस प्रकार जो है विद्युत का खपत भी कम होता है और जो इलेक्ट्रिक बिल है वो भी कम आता है। आगे हम विद्युत साधित्रों में उपयोग होने वाले फ्यूज के बारे में जानेंगे। जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है वो किस तरह से इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में लगाया जाता है, या फिर हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड होते हैं उसमें भी देखिएगा आप इस प्रकार से फ्यूज लगे होते हैं। फ्यूज का क्या काम होता है, तो बच्चों फ्यूज को अगर आप समझें तो फ्यूज जो है एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस होता है। ये सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। और किसी भी फ्यूज में क्या होता है, आप कम गलनांक वाले वायर यानी कि पतले तार यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। जब एक लिमिट से अधिक धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है, तो ये वायर जो है क्या होते हैं, गल जाते हैं, और इसके गलने से जो है विद्युत परिपथ टूट जाता है। और परिपथ में जो डिवाइसेस लगे होते हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस यूज हो रहे होते हैं, चाहे वो पंखा हो या फिर दूसरे उपकरण हो, वो जलने से क्या होते हैं, बच जाते हैं। और केवल फ्यूज जो है, फ्यूज में लगा हुआ जो वायर होता है वो क्या होता है, पिघल जाता है ना। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई ना कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार जो है अति तप्त हो सकते हैं, जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा हो तो वह पिघल जाएगा, जिससे परिपथ क्या होता है, टूट जाता है। और इस प्रकार का जो फ्यूज और फ्यूज होल्डर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में ऑलरेडी लगे होते हैं और उनको जलने से बचा लेते हैं। ये केवल फ्यूज जो है जल जाता है और बाकी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो सुरक्षित रह जाते हैं। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों, जैसे हम MCBs कहते हैं, और इसका पूरा जो मतलब है वो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो MCBs का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है, यानी वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही यानी कि ऑटोमेटिकली ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डब्बे पर भी ISI चिन्ह अवश्य देखिए। तो जब भी हम इस तरह के इलेक्ट्रिकल
पार्ट को कुछ खरीदते हैं तो हमें अच्छे क्वालिटी वाले ही लेने चाहिए और उस पे ISI मार्क होना चाहिए। ISI का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। तो ये एक संस्था होती है जो प्रमाणित करती है कि ये जो वस्तु है वो गुणवत्ता वाइज या फिर कहें कि क्वालिटी वाइज अच्छी है, तो उसे आप ले सकते हैं। सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। और आगे है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जिस तरह से हमने देखा कि विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है किसी वायर से होकर, किसी तार से होकर, तो वो तप्त हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसी प्रकार जब किसी वायर से जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की भांति भी व्यवहार करने लगता है और इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो जिस प्रकार विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग करके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या फिर कहें कि इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस बनाए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, इसी प्रकार विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का भी उपयोग करके कुछ चीजें जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल वगैरह जो है उपयोग में लाए जाते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को हम इस परिपथ द्वारा समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक माचिस की डिब्बी ली गई है जो खाली माचिस का डब्बा होता है और इसके चारों ओर जो है विद्युत के कुछ तार जो है यहाँ पे इस तरह से लपेट दिए गए हैं और एक ओर जो है यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव वायर से जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर जो है ये निगेटिव वायर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सेल है, ये स्विच ऑफ की स्थिति में है और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है मान लिया जाए, या फिर बल्ब नहीं भी हो तो ये आपका सेल हो गया। यहाँ से निगेटिव कनेक्शन है, जो यहाँ पे आपने वायर लपेट के रखे हैं इस माचिस के अंदर, है ना, उसमें से एक तरफ का जो वायर है निगेटिव से जोड़ देना है और दूसरे तरफ का जो वायर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से या पॉजिटिव वाले वायर से जोड़ देना है। और इस डिब्बी के अंदर जो है एक चुंबकीय सुई रखेंगे आप। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने से इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी और धारा प्रवाहित होने के कारण जो है इसमें चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होगा और जैसे ही चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा तो जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेपण होगा, वो कंपन करने लगेगी, हिलने डुलने लगेगी। तो ये प्रूफ कर देता है कि यहाँ पे जब किसी वायर में जो है इलेक्ट्रिकल करंट प्रवाहित होती है तो वो एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। और आगे है विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझने के लिए आप खुद से क्रियाकलाप कर सकते हैं, एक एक्टिविटी के द्वारा इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए हमें एक कील की आवश्यकता होगी जो इस तरह का स्क्रू नुमा हो, 6 से 10 सेंटीमीटर लंबा और लगभग जो है 75 सेंटीमीटर लंबा एक विद्युत रोधी यानी कि जो ढका हुआ वायर होता है, कवर वाला वायर होता है, प्लास्टिक उसके ऊपर लगा हुआ हो, उस तरह का लगभग 75 सेंटीमीटर या आधा मीटर तार आप ले लेंगे और तार जो है लचीला होना चाहिए और उस तार को क्या करना है, स्कील के ऊपर इस तरह से कुंडली नुमा लपेट देना है, पूरा नहीं रखना है। कुछ वायर यहाँ पे इस तरह से ऐसा लपेट देना है और अब इस तरह से दो सिरे जो आपके वायर का बचेंगे, एक सिरा जो है यहाँ से स्विच से होते हुए आपके सेल के रिन टर्मिनल तक आएगा और दूसरा सिरा यहां से निकल करके जो है डायरेक्ट सेल के पॉजिटिव यानी कि धनात्मक वाले सिरे तक आएगा। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच को ऑन करने से इस जो विद्युत का वायर है, जो तार है, इसके अंदर जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय गुण आ जाएंगे, आसपास जो है एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा और इस कील में जो है चुंबक के गुण आ जाएंगे। इसे जांचने के लिए आप क्या करेंगे, कील के सिरे पर अथवा इसके निकट जो है कुछ पिन वगैरह आप रख सकते हैं। जैसे आप पिन को इसके आसपास लाएंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, उससे चिपक जाएगा। पिन जो है कील की नोक से चिपक जाएंगे
और जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो जो पिन होगा वो वापस इससे नीचे गिर जाएगा। इससे यह साबित होता है कि जब किसी वायर से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है, और जैसे ही उससे धारा प्रवाहित होना बंद कर देती है तो वो अपनी एक नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। उसका चुंबकीय गुण जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली जो है चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व मैग्नेटिज्म जो है वो सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को हम विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और बच्चों, विद्युत चुंबक को जो है अत्यंत शक्तिशाली भी बनाया जा सकता है, अति प्रबल बनाया जा सकता है, और ये अत्यंत भारी बोझ भी क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 10 में दिखाए क्रेन के चित्र की याद है? इस प्रकार के क्रेनों के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है ना। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो जो विद्युत चुंबक है वो एक्टिव हो जाएगा, और जितने भी कबाड़ में जो धातु होंगे, जो लोहे होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, विद्युत चुंबक से चिपक जाएंगे। और जब उन्हें छांट के अलग दूसरी जगह पे रखना होगा तो स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने से जो है जो विद्युत चुंबक है वो कार्य करना बंद कर देगा, और जितने भी उसमें चिपके हुए कबाड़ होंगे वो नीचे गिर जाएंगे। इस तरह से आसानी से उनको छांट लिया जाता है। ठीक है ना। तो विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत से खिलौने के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। आगे विद्युत चुंबक के गुण का उपयोग करके एक युक्ति है विद्युत घंटी, इसका इस्तेमाल होता है। तो आपने भी देखा होगा बहुत सारे घरों में विद्युत घंटी लगी होती है, इलेक्ट्रिक बेल लगे होते हैं। आप जैसे बेल बजाते हैं तो वहां घंटी बजने लगती है और घर के लोगों को पता चल जाता है कि कोई जो है डोर पे खड़ा है। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले चित्र 10.20 यानी कि जो अगले पेज पे आ रहा है में एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। ठीक है, विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाता है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ पे विद्युत घंटी का जो मॉडल दिया गया है, आइए इसे भली भांति समझते हैं। यहाँ पे आप लोहे की दो पट्टियों को देख पा रहे हैं। इन दोनों में जो है तांबे की तार लिपटी हुई है और तांबे के तार के दो सिरे होंगे, है ना। एक सिरा जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है सेल के साथ और दूसरा सिरा जो है यहाँ से इस लोहे की पत्ती के साथ जुड़ा हुआ है और इसी में देखिए एक हथौड़ा भी लगा हुआ है और सेल से जो दूसरा वायर निकला है वो इस कील से संपर्क में है और कील जो है इस पत्ती के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें ये हथौड़ा लगा हुआ है। तो इस तरह से सेल से निकला दो वायर, एक वायर यहां से कुंडली से जुड़ा हुआ और दूसरा वायर यहां से होते हुए इस पत्ती से होते हुए कुंडली से जुड़ा हुआ है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें प्रवाहित होना शुरू होगा, स्विच ऑन होगा। यहां से स्विच मान लेते हैं कि ये स्विच है। जैसे ही इसे ऑन करते हैं तो इसके अंदर ये जो कुंडली है यहाँ पे तार तांबे का जो लिपटा हुआ है इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय गुण आ जाएगा
और चुंबकीय गुण आने के कारण ये लोहे की जो पत्ती यहाँ पे लगी हुई है इसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जैसे ही ये अपनी ओर आकर्षित करेगा तो यहाँ जो घंटा लगा है वो इससे टकराएगा, ठीक है। और जैसे ही ये इसकी ओर आकर्षित होगा तो कील से इसका संपर्क क्या होगा, टूट जाएगा, तो धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। ये जैसे ही धारा प्रवाहित होना बंद होगी तो वापस चुंबकीय गुण खो देने के कारण ये अपनी पहली स्थिति में आएगा। और जैसे पहली स्थिति में आएगा, इस कील के संपर्क में आने से फिर परिपथ पूरा हो जाएगा, तो फिर ये चुंबक की भांति कार्य करने लगेगा और फिर इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस तरह से बार बार ये क्या होगा, एक बार आकर्षित होगा, फिर संपर्क टूटेगा, फिर आकर्षित होगा। इस तरह से ये बार बार इस तरह से कंपन करेगा, जिससे ये जो है घंटी यहाँ पे बजने लगेगी। और बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।